हेलो दोस्तों, जय स्टडी विद मनोज सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 6 क्लास का चैप्टर नंबर 10 हिस्ट्री का। चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जैसे कि हम आपने पढ़ा होगा चंद्रगुप्त के बारे में, पर हम इसके बारे में पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, उसके राज परिवार के बारे में, मतलब कि समुद्रगुप्त हुए थे सबसे फेमस, फिर उनके बेटे द्वितीय चंद्रगुप्त हुए थे, ऐसे इनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ राज्यों के बारे में भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, समुद्रगुप्त किस वंश के प्रसिद्ध राजा थे। अब समुद्रगुप्त किस वंश के प्रसिद्ध राजा थे? गुप्त वंश के, जिसकी शुरुआत लगभग 1700 साल पहले हुई थी। कभी थी? 1700 साल पहले। इसे मौर्य वंश अलग है और गुप्त वंश क्या है? अलग है। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं गुप्त वंश के बारे में। आगे देखते हैं। हरिशेषन कितने प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। अब हरिशेषन एक व्यक्ति थे जो कि समुद्रगुप्त के बारे में काफ़ी बातें लिखते हैं और काफ़ी अभिलेख बनवाते हैं। ठीक है, तो इन किन की नीतियों का, अब ये समुद्रगुप्त की नीतियों के बारे में वर्णन करते हैं। देखिए, आर्यावर्त के 9 शासक तथा दक्षिण पर्त के 12 शासक, बाहर इलाके के शासन और पड़ोसी देशों के शासक। तो इनके चारों चीज़ें बताई, जैसे कि आर्यावर्त के 9 शासक जो हुआ करते थे, इनकी क्या करे, समुद्रगुप्त ने क्या करा था, इन पर विजय हासिल कर रखी थी। ठीक है, अब दक्षिण पर्त के जो 12 शासक थे उन पर, बाहरी इलाकों के जो शासन हुआ करते थे उन पर, जो पड़ोसी देशों के शासन हुआ करते थे उन पर। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, किसके हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासक करने की अनुमति दे दी थी। मतलब कि समुद्रगुप्त एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था। ठीक है, उसने दक्षिण पट के जो 12 शासक थे उनको हराया था। फिर उन्होंने क्या कर दिया था, समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो समुद्रगुप्त ने फिर इनको क्या बोल दिया था, जाओ अपना शासक कर सकते हो, पर मेरे कहने पे आप अपना शासक करोगे, मतलब कि जो मैं चाहूँगा वो आप करोगे। तो उन्होंने किसी ने कहा था, ये समुद्रगुप्त ने कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। पड़ोसी देशों के शासकों पर समुद्रगुप्त की नीतियों का प्रभाव क्या था। अब जो पड़ोसी देश थे तो समुद्रगुप्त उनकी नीतियों का प्रभाव क्या था, मतलब कि अपनी नीति उन पर कैसे थोपते थे, इसके बारे में देखते हैं। पड़ोसी देशों के शासक समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। ठीक है, समुद्रगुप्त की आज्ञा का पालन करते थे तथा समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित हुआ करते। अब देखिए, जब भी उनसे मिलने आते थे समुद्रगुप्त के भारत के इलाके वाले, भारत के देश के राजा, तो उनके लिए समुद्रगुप्त के लिए क्या लाते थे, उपहार लाते थे। साथ के साथ जो भी समुद्रगुप्त उनको आज्ञा देता था उन सबका पालन करते थे। उनके दरबार में हमेशा क्या होते थे, उपस्थित होते थे। मतलब कि जब भी दरबार लगेगा क्या करते थे, आते थे उस दरबार में, उस दरबार का पालन, उस दरबार की क्या करते थे, उसका क्या करते, इनकी दरबार का इज्जत करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, बाहर इलाकों के शासकों पर समुद्रगुप्त की नीतियों के प्रभाव कैसे। अब किन की बात हो रही है, बाहरी इलाकों वाले की। ठीक है, जो बाहरी इलाकों में जो शासक हुआ करते थे उनके। अब देखिए, इसके शासक संभवतः कुषाण तथा संघ वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी होते थे और समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी और उन्होंने अपनी अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त से किया था। आप देखिए, जो कुषाण के जो राजा हुआ करते थे, वो संघ वंश के जो राजा हुआ थे, शाक वंश के जो राजा हुआ करते थे, और श्रीलंका में जो राजा हुआ करते थे, इन सबों ने क्या करा था, समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी। मतलब कि समुद्रगुप्त के ही ये साथ मिल गए थे। तो उन्होंने अपनी जो इनकी जो बेटियाँ हुई थी, जो इनकी पुत्री थी, इन्होंने क्या करा था, अपने अपने पुत्रों के विवाह किससे कराए थे, समुद्रगुप्त से कराए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त के माता पिता का क्या नाम है। अब देखिए, समुद्रगुप्त की माता कौन है, उनके पिता कौन है। माता का नाम है उनका कुंवारी देवी, जो लिच्छवियों गण की एक छोटे से गण की क्या थी, राजकुमारी थी। और पिता कौन थे, पिता थे चंद्रगुप्त, जो गुप्त वंश के सबसे पहले शासक थे। ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य वाला मत समझ लेना, ये चंद्रगुप्त अलग है और चंद्रगुप्त मौर्य अलग है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त इन्होंने गुप्त वंश की सब नेम रखी थी। ठीक है, और चंद्रगुप्त थे यहाँ पे, समुद्रगुप्त के जो पिता थे, इन्होंने ऐसी उपाधियाँ धारण की थी, सबसे बड़ी उपाधियाँ मानी जाती है, जैसे कि महाराजा धीराज जैसी बड़ी बड़ी उपाधि धारण की थी। ठीक है, इन्होंने समुद्रगुप्त ने भी उपाधि धारण की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट दरबार में थे। अब देखिए, किसके दरबार में थे, समुद्रगुप्त के दरबार में थे। मतलब कि जो आर्यभट्ट, जो आप इसमें देखोगे, जिन्होंने गणित के सबसे अच्छे विद्वान माने जाते हैं, और कालिदास मतलब कि उन्होंने हिंदी कविता काफ़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी है। ठीक है, आगे देखते हैं।
देखिए वंशावली कैसे कहते हैं, ये वंशावली कैसे कहते हैं, पूर्वजों की सूची को वंशावली कहते हैं। मतलब कि एक पीढ़ी से, जो मैंने आपको बार बार उदाहरण दिया कि एक पीढ़ी में जो चलते आ रहे हैं उसे क्या कहते हैं, वंशावली कहते हैं। आगे देखते हैं, राजा हर्षवर्धन किस वंश के सबसे संबंधित किस वंश से संबंधित थे। आगे देखते हैं, गुप्त वंश के, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। किस वंश से राजा हर्षवर्धन संबंधित थे, गुप्त वंश से, जिन्होंने 1400 वर्ष पहले क्या किया था, शासन किया था। अब देखते हैं, हर्षचरित किसने लिखी थी। देखो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाल्य भट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। इन्होंने हर्षचरित हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का बताया जाता है। मतलब कि इस बुक में जो इन्होंने लिखी थी, इस हर्षचरित जो बुक लिखी थी, इसके अंदर क्या मतलब इस राजा की जीवनी के बारे में पता लगता है, और मतलब कि इसके वंशों के बारे में पता लगता है, और ये मतलब कि बच्चे से लेकर राजा कैसे बने थे इनके बारे में भी इसके अंदर क्या चलता है, पता चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, जब हर्षवर्धन नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें किसने रोक दिया। देखिए इसमें पढ़ने लिख दिया, वो गलती से क्या था, बढ़ने की कोशिश की। तो ठीक है, देखो किसने रोक दिया, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने। अब देखिए हर्षवर्धन क्या आ रहे थे, नर्मदा नदी के दक्कन के पठार से आगे की तरफ आ रहे थे, पर चालुक्य नरेश ने इन्हें वहीं पे रोक दिया था, मतलब इन्हें युद्ध में हरा दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। पल्लव और चालुक्य नरेश सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। कहाँ के राजवंश सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे दोनों, दक्षिण भारत में इन्होंने क्या किया था, सबसे अच्छा राज्य किया, शासक किया था। ठीक है, आगे देखो, पल्लवों का राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। देखो पल्लवों की राजधानी कोचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक इनका राज्य फैला हुआ था। तो इन्होंने वहाँ तक क्या किया था, राज्य किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। ये जो आपको दिख रहा है लास्ट पेज है। फिर इसके बाद हमारी हिस्ट्री की पूरी सीरीज़ पूरी 10 चैप्टर की ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद हम दूसरी वीडियो में मतलब कि छठी क्लास की दूसरी बुक उठाएंगे। ठीक है, तो हम अपनी ये वाली सीरीज़ आज यहीं पे रोक देंगे, और फिर इसके बाद हम जियोग्राफी या कुछ और भी उठाएंगे और उनके बारे में ऐसी नोट्सों के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। चालुक्य का राज कहाँ तक फैला हुआ था। देखो कृष्णा नदी और तुम्बद्रा नदी के बीच तक इनका क्या हुआ करता था, शासक हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। पुलकेशन द्वितीय कौन थे। देखिए सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा जिन्होंने अपने चाचा से ये राज्य मिला था। कौन थे जो चालुक्य राजा हुआ करते थे, तो इन्हें अपना राज्य जो मिला था किससे मिला था, अपने चाचा से मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें कैसे पता चलता है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें उनके दरबारी कवि कीर्ति द्वारा चरित्र प्रसिद्ध से पता चलता है। मतलब कि इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, जो पुलकेशिन के बारे में इनका नाम भी था। और यह हमारी चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, ज्योग्राफी के नोट्स देखेंगे, या मतलब 6th क्लास की कुछ दूसरी बुक उठाएंगे, फिर हम 7th की करेंगे। तो आज का हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद।